नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आज ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उस रिफॉर्म्स का आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने 3 विषय रखूंगा। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत आत्मनिर्भर है। साथ ही साथ डिजाइन में भी लीडरशिप ली है भारत ने। 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। अपने भारत का स्वयं के डिजाइन के इक्विपमेंट, इवन आर्टिलरी गन जैसी चीजें आज भारत में खुद में डिजाइन होके उपयोग में आ रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। दूसरा विषय रखूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपकी याद कीजिए, कांग्रेस के समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहां डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, ऐसी हालत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर एरियाज में 6,800 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड्स बनाई है। हमारी सेनाओं के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज की व्यवस्था की है। तीसरा विषय रखूंगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हैं। पहला सीडीएस, जो बहुत लंबे समय से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में एक इंटीग्रेशन के लिए सीडीएस की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो एस्टैब्लिश किया। थिएटराइजेशन की युद्ध की जो परिस्थितियां हैं, उसमें किस तरह से तीनों की तीनों विंग्स एक यूनाइटेड वे में कर सके काम, उसके लिए थिएटराइजेशन किया। अगर हम डिफेंस की बात करें, भारत की रक्षा की सुरक्षा की बात करें, कांग्रेस के समय में केवल स्कैम्स होते थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के सिद्धांत पे चलती है। दिल्ली के भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 2024 के 46वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार है जब भारत विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये कार्यक्रम 31 जुलाई तक जारी रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से कराया जा रहा है, जिसमें कई विदेशी मेहमान भी शामिल हो रहे हैं। और इसी बीच हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने विदेशी मेहमानों से खास बातचीत की है। तो अभी समय हम भारत मंडपम में मौजूद हैं। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है यूनेस्को का। लगातार 21 तारीख से और 31 तारीख से यहाँ पर ये प्रोग्राम चलेगा। लगातार डेलीगेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग विदेशों से, लगभग सभी देशों के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम, व्हाट्स योर नेम? My name is Patrick Pudiadi. As you are here in this program, what's your feeling about it? Yeah, I'm come from Burkina Faso, but come here with a delegation, 15 persons, and we come 18 person please, and we come to defend our film about the Royal Court of Chiveli, which is a patrimoine of Mondial Patrimoine. What do you feel about this program as this is 46th UNESCO program and you are here in India? Do you want to say something about this specific program? Yes, I'm very happy first to be here because I think that is an opportunity for countries to show what their culture, if you need, and to show some sites, touristic sites,
So it's for us an opportunity to present Burkina Faso and to present what we have, what we know, what we can do. Yes, thank you. Okay, my one more question to you is, as you're here, specifically if I'll ask you, what do you like most here once you come here? In India, or yes, as the culture, UNESCO. UNESCO. Yeah, I like to meet some people's different culture, other countries, other cultures, and what we are doing here is more important because in the world it's a big patrimony, it's very rich to know that anywhere in the world there is something we must be saved for the future generations. Yeah. एक और चीज़ पे मैं खास तौर पर आप लोगों का ध्यान डालना चाहूँगी, इनके ड्रेसअप पे, जैसे कि ये उगांडा से हैं और जैसे कि अपना ड्रेस इन्होंने वहाँ का स्पेसिफिक ड्रेस पहना हुआ है, जहाँ जो जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि वहाँ का ये स्पेसिफिक वेशभूषा है. व्हाट डू टेल अबाउट योर ड्रेसअप टू आवर व्यूअर्स? Okay, thank you for the question. My dressing is a typical dress for my region. We come from the south of Burkina, and we are Kassina. When I say we come to defend our field, who is about the royal court of Chivele, and there we used to dress like this for some ceremonies, for some big ceremonies. So it's typical for my region. Yes. Thank It's you. really nice. Thank you. Thank you. again. और थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से मोबाइल फोन लूट और चोरी करने के मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. आपको बता दें कि चोरी करने वाले चतुरानंद पांडे और सुमित चौहान लूट के बाद जो है अफाक हुसैन को बेच देते थे, जिसके बाद से शिकायत मिलने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और HCL कंपनी के पास सेक्टर 60 नोएडा के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं अभियुक्तों के कब्जे से लूट और चोरी के 10 मोबाइल फोन, 56 मोबाइल फोन फोल्डर और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. तो नोएडा की ये तस्वीरें हैं सेक्टर 60 की, जहां पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि चोरी की घटनाओं को ये अंजाम देते थे, लोगों का मोबाइल चुराते थे और जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास से कई मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं और लूट में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी इनके पास से बरामद की गई है. देखिए, तीनों तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, तीनों ये शातिर बदमाश है जो चोरी की घटना को अंजाम देते थे और उसके बाद से जो है उन्हें एक शख्स को बेच देते थे. फिर उसके बाद से उस मोबाइलों को मॉडिफाई करके आगे सप्लाई किया जाता था. तो थाना सेक्टर 58 पुलिस ने ये कार्रवाई की है. सेक्टर 60 के आसपास ये जो है अक्सर इन घटनाओं को अंजाम देते थे, चोरी की घटनाओं को, और अब जो है पुलिस के हत्थे ये तीनों चोर चढ़ गए हैं, ये बदमाश चढ़ गए हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया है. तो यही वो तीनों चोर हैं जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है, यानी तीनों को चोरी करते हुए अब जो है हिरासत में ले लिया है. इनके पास से कई मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं. और दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया. चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं. When both of the countries, United States and India, are signing this monumental agreement after having successfully inscribed the sites in the World Heritage List. Ladies and gentlemen, our tangible heritage not only navigates us to the latent linkages with the intangible, but also defines our history and identity. It embodies the ingenuity, creativity, and diverse expressions of human experience. Whether ancient artifacts, sacred sites, or traditional knowledge, cultural heritage forms the foundation upon which our societies build their present and the future. Today we have witnessed the signing of a historic agreement
between the United States of America and India on the sidelines of 46th session of the World Heritage Committee meeting, designed to prevent the illegal trafficking of cultural property and enhance cooperation on its protection and lawful exchange. This cultural property agreement has been a shared vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and His Excellency President Joe Biden, which were discussed as a matter of strategic focus and priority during the Prime Minister Modi's visit to the United States in June 2023. The unethical appropriation, armed conflicts, theft and illicit trafficking of cultural property erode our collective memory, depriving communities the right to access and share their heritage. The call for the return and restitution of antiquities to their countries of origin reflects an evolving global consciousness that recognizes the importance of cultural property as an integral part of countries' and communities' identities, cultural assets, pride, and socio-economic development. The repatriation of cultural properties is not a merely matter of policy, but touches upon the very essence of our shared humanity and global responsibility. The return of artifacts to their countries of origin represents a crucial step towards rectifying historical injustices and restoring cultural integrity. It acknowledges the rights of communities to reclaim and safeguard their heritage, reaffirming their autonomy in defining and preserving their cultural identities. It fosters reconciliations, mutual understanding, and healing, paving the way for stronger global partnerships rooted in respect of solidarity. Ladies and gentlemen, the prevention and protection of the Indian artifacts and cultural heritage has emerged as an integral component of India's foreign policy over the last decade. The Government of India, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, has been committed towards this issue and has adopted a proactive approach towards bringing back Indian artifacts from various parts of the world. India has repatriated 350 antiquities since 1976. Out of these, 345 have been retrieved since 2014 under the leadership of Honorable Modi ji. Under India G20 presidency, the protection and promotion of cultural property emerged as one of the main topical priorities, reflecting the core concerns of the culture sector globally, particularly those of the Global South. The Kashi Cultural Pathway, the outcome document of the G20 Cultural Working Group, unanimously endorsed and called for a strengthened and effective global coalition to bolster the fight against the illicit trafficking of cultural property. This commitment of the membership to strengthen the fight against illicit trafficking of cultural property at national, regional or international levels to enable its return and restitution to their countries and communities of origin was reiterated in New Delhi's Leaders' Declaration in 2023. The Cultural Property Agreement signed between India and the United States of America today is a culmination of year-long bilateral discussions and negotiations held on the sidelines of G20 Cultural Working Group meetings and the groundbreaking endorsement of culture as a standalone goal in the post-23 development framework in the New Delhi's Leaders' Declaration, making a paradigm shift in the global development strategy. This historical milestone of the cultural goal underscoring the impact of culture on social inclusion and economic growth, galvanizing global action to nurture creativity, intercultural dialogue, and empowering marginalized communities, safeguarding vulnerable heritage, and fostering resilient and inclusive societies.
I believe that the subject of repatriation is not merely a moral imperative, but also a practical investment in cultural diplomacy and sustainable development. By returning artifacts to their countries of origin, we nurture cultural stewardship, promote tourism, and stimulate economic growth within local communities. This process empowers us, nations, to leverage their cultural assets for educational enrichment, social cohesion, and economic empowerment, thereby fostering inclusive and sustainable development of pathways. As the world seeks sustainable and inclusive growth models, India's cultural creative economy offers a blueprint for leveraging heritage and creative for the greater good, benefiting not just India, but the entire world by promoting cross-cultural understanding and sustainable development. Honorable Prime Minister's vision of Vikas Bhi and Virasat Bhi and the Viksit Bharat Vision 2047 endorse the endless possibilities of the cultural creative economy to foster vibrant and inclusive ecosystems, unlock new pathways of growth and sustainability, and transform our economies and societies while preserving our cultural heritage. The exhibition readdress the return of treasures showcase as the part of 46th World Heritage Committee, which was mentioned by His Excellency Ambassador, initiates an open and inclusive dialogue. The long contested historical and global issues of repatriation and restitution of cultural property through an object-based exhibition, and highlights successful stories of repatriation of cultural heritage to Bharat and across the globe. The exhibition hopes to build global consensus awareness for strengthening the existing mechanism for preventing illicit trafficking of cultural property. Today, the signing of the Cultural Property Agreement between India and the United States of America marks a pivotal moment in our efforts. This agreement reinforces our commitment to combating the illegal trade in cultural property and ensuring the return of stolen artifacts to their rightful home. It lays down a framework for cooperation, exchange of information, and mutual assistance, setting a precedent for global partnerships in the preservation of cultural heritage. I extend my heartfelt gratitude to our counterparts in the United States of America for their unwavering support and cooperation in this endeavor. I would also like to congratulate India's G20 Cultural Working Group and the Archaeological Survey of India for their proactive and sustained efforts towards actualizing this agreement. Together we send a resounding message that cultural heritage belongs to humanity as a whole and must be preserved for future generations. In closing, let us remember that the true measure of our commitment to cultural property and repatriation lies not in the words alone, but in our collective actions. Together, let us forge a future where every culture is valued, every artifact is honored, and every community is empowered to safeguard its precious heritage. Thank you very much, and congratulations to all of you. Thank you very much, sir, for addressing the gathering. Now, I would like to thank Ambassador Garcetti for being with us today. We will now open the floor to our friends from the media for their questions for Honorable Minister and the Secretary. Media representatives are requested to please keep the questions brief and relevant to the occasion.
Hello, sirs. Could you give us some information on which artifacts exactly are going to be repatriated from the U.S. to India? Long list which is pending in the United States, and having signed this agreement, now it will be easier to bring more, because to bring back an artifact or in any to bring back any artifact or any cultural heritage to its origin, the country of origin, there is a long process, as it was mentioned by His Excellency Ambassador during his speech. And we have to engage with many of the agencies across the country and across the world. So having signed this agreement, now it will be easier to coordinate all these things to bring back the cultural properties to the country of origin, or in India, the cultural properties belongs to India to in our country. But are there any specific items that India is looking to retrieve from the As US? I have said, that there is a long list which is ready to be repatriated in India from United States. Thank you, sir. So we are working, Government of India under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji, it's a priority. And you can witness this with the success what we have achieved in last 10 years. As I mentioned in my speech also, that in last 10 years, we were able to bring back more than 343 artifacts to our country. Otherwise, since 1972 to the day when Modi ji has occupied the chair of the Prime Minister, as the Prime Minister, only 14 artifacts were brought back to our country. तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।